हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयाना अकेडमी में फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जो फर्स्ट ग्रेड की हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज थी, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन में चल रहे थे और हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे हम शॉर्ट में ओपएम बोलते हैं। ठीक है, तो जो ओपएम है उस ओपएम का मैंने आपको ओपन लूप गेन वगैरह वो सारी चीज़ें हमने लिखा दी थी कि ओपन लूप में क्या क्या है, उसकी कंडीशंस होती है ना, वो सारा हो गया था लास्ट वीडियो में। और देन उसके बाद में हमने उसका इन्वर्टिंग वाला मोड जो है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन मोड है, वो हमने देख लिया था, जिसमें हम क्या करते हैं इन्वर्टिंग है ना, क्लोज लूप के अंदर है ना, क्लोज लूप के अंदर अगर हम इन्वर्टिंग पे वोल्टेज देते हैं तो उसका क्या आउटपुट और नॉन इन्वर्टिंग पे क्या आउटपुट रहेगा, डिफरेंशियल पे क्या आउटपुट रहेगा। और उसके बाद में हमने एडर यानी कि समिंग, यानी कि वोल्टेज को हमें सम करना, जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमने जो इन्वर्टिंग वाला पोर्शन था वो हमने कन्वर्ट कर लिया था कि इन्वर्टिंग पे अगर हम वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट में क्या वोल्टेज किस तरह से वो जुड़ेगी, वो हमने देख लिया था। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी जो इनपुट वोल्टेज है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, इनपुट वोल्टेज जो है वो आप इन्वर्टिंग की देखिए, अगर नॉन इन्वर्टिंग पे देते हैं तो कैसे वोल्टेज ऐड होगी उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, और देन उसके बाद में हम लोग सब्ट्रैक्टर पे जाएंगे। अगर वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करना है ना, घटाना है तो कैसे करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, और डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर रहेगा वो बेसिकली जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन पर रहेगा। और उस एप्लीकेशन के अंदर भी जो है मैथमेटिकल जो एप्लीकेशन होती है उसकी हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं। अब लोग हमें क्या करना है, समिंग करना है, लेकिन कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग पे है ना। नॉन इन्वर्टिंग में अगर हमें समिंग करना है तो समिंग यानी कि कैसे करेंगे, है ना, ये ऐड कैसे करेंगे वोल्टेज को। ठीक है, इन्वर्टिंग वाला मैं आपको करवा चुका हूँ। इन्वर्टिंग का मतलब देखो, जब भी मैं नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि हम इनपुट जो वोल्टेज है वो किस टर्मिनल पे दे रहे हैं उसके, है ना। दो टर्मिनल थे अपने पास, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग। अगर नॉन इन्वर्टिंग वाले पे इनपुट वोल्टेज दे रहे हो तो वो कौन सा हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, और अगर आप मान लीजिए इन्वर्टिंग वाले पे देते हैं तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्टिंग वाला मैं आपको ले चुका था पहले, अब आते हैं नॉन इन्वर्टिंग वाले इस पे। ठीक है, तो डायग्राम कैसा होगा इसका, ये हमारा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, माइनस प्लस। फीडबैक हमेशा इसी पे होता है। यहाँ हमें क्या मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक फीडबैक रेजिस्टेंस RF, और ये यहाँ पे इसमें इनपुट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड R1। क्यों, क्योंकि हमें नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज देनी है। यहाँ वोल्टेज जो है वो हम लोग इससे पिछले वाले उसमें दे चुके हैं ना। तो मान लीजिए यहाँ पे आप वोल्टेज दे रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से है, VA, ये रेजिस्टेंस आपने लगाया यहाँ, VB और VC, 3 वोल्टेज आपने यहाँ पे दी है, और ये आपका ग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस मान लीजिए R, R और R है। ठीक है, तीनों की वैल्यू कितनी है, R, R और R वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे इसको सोल्व करते हैं। ये हमारा क्या है, ये है हमारा नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर समिंग, यानी कि हमें क्या करना है, इन तीनों वोल्टेज को जोड़ना है। तीनों वोल्टेज इसमें आउटपुट में क्या होना चाहिए, इनके जोड़ मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, जोड़ मिलने के लिए क्या क्या कंडीशन इसकी होगी उसकी हमें बात करनी है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वोल्टेज को V2 बोलते हैं, इस वोल्टेज को V1 बोलते हैं, नीचे होती है वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं, इस वाले क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड हम वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए, मैंने आपको जब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था तो उसमें 2 गेन लिखे थे ना। तो जब आप इन्वर्टिंग पे वोल्टेज देते हैं, है ना, इन्वर्टिंग पे जब आप वोल्टेज देंगे तो गेन कितना आएगा आपका, गेन होता है माइनस RF/R1, या मैं कह सकता हूँ आउटपुट क्या होगा, ये होता है ना। और अगर आपके पास नॉन इन्वर्टिंग वाला केस है ना, नॉन इन्वर्टिंग वाला केस है तो आउटपुट क्या होगा आपके पास, 1 + RF/R1 और यहाँ पे Vin। ठीक है, कि इनपुट कितना हो रहा है इस पॉइंट पे वो देखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनपुट जो हो रहा है इस वाले पे, यहाँ से कोई वोल्टेज नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला केस तो है ही नहीं। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, नॉन इन्वर्टिंग वाला फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग वाले फॉर्मूले के अंदर, नॉन इन्वर्टिंग वाले फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले मुझे देखना कि ये वोल्टेज अंदर जा कितनी रही, इन तीनों की वजह से कितनी वोल्टेज अंदर जा रही है। ठीक है, तो मान लीजिए इसके अंदर कि V जो आपके पास 1 होगा इस वाले पॉइंट पे, वो वोल्टेज क्या होगा, इसकी वजह से वोल्टेज, इसकी वजह से वोल्टेज, क्योंकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, VAO + VBO + VCO। ठीक है, अब ये क्या है, तो यहाँ मैं लगाऊंगा कौन सा, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। ठीक है, और दूसरा क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ लगाऊंगा अध्यारोपण थ्योरम, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जब मैंने स्टार्ट की थी तो आपको क्या पढ़ाया था, अध्यारोपण थ्योरम पढ़ाया था। ठीक है, अध्यारोपण यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में अगर एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स है
तो किसी एक अगर आपके पास पॉइंट पे या किसी एक एलिमेंट पे अगर आप उस सर्किट में जाते हैं वहाँ वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उन सबका क्या करते हैं, सम कर देते हैं। जब दूसरी को क्या करें, उसको दूसरी को उसको इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। इसको सोल्व कर दो, उसको सोल्व करते हैं हम करंट का यूज़ करते हैं, तो वहाँ ईजी था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना, चेंज इसमें सोल्व करने में। क्या डिफरेंस है कि आप VAO कैसे निकालेंगे। VAO का मतलब क्या है, इस वोल्टेज का कौन सा पार्ट यहाँ पे होगा जब ये बाकी वोल्टेज क्या हो, है ना। हम क्या लगा रहा हूँ, अज्जारोपण यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ये इस तरह से। VAO का मतलब क्या है कि ये आपके पास VA वोल्टेज यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक वोल्टेज ये है और एक ये है। ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है। इस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो VO है। ये वोल्टेज कौन सी है, VA। इसको हमने 0, इसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो ये हो गया R और R। अब आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ वोल्टेज कितनी होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे वोल्टेज हो, इसका मतलब ये भी क्या है, ये दोनों के दोनों किस पे हो रखे हैं, ये ग्राउंड हो रखे हैं, तो सारा ग्राउंड हो गया। अब इस पे आपको वोल्टेज फाइंड आउट करनी कैसे करोगे, तो आप देखो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाना पड़ेगा। इधर से चलना है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से चलते तो ये दोनों किस में आ रहे हैं, पैरेलल। तो ये सर्किट किस में कन्वर्ट हुआ, ये सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर कि यहाँ पे आपके VA है, यहाँ एक रजिस्टेंस है R, यहाँ आपको VAO निकालना है ना, VAO निकालना है। और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कितना हो जाएगा R/2। ठीक है, कितना हो जाएगा R/2। ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड। अब आप देखिए इस पे आपको वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल क्या कहता है कि VAO, अगर इस पॉइंट पे वोल्टेज निकालना तो ग्राउंड की तरफ से चलिए। ठीक है, जो रजिस्टेंस आ रहा है वो रजिस्टेंस ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल रजिस्टेंस कितना है R/2 इंटू टोटल वोल्टेज कितनी है VA। तो ये हमारे पास क्या मिलेगी, वोल्टेज मिलेगी। बस ये इंपॉर्टेंट है ना, और यही निकालने में 99% लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, और वो इसको रट के जाते हैं, रट के जाके और फिर वहाँ क्या होगा, जरूरी थोड़ी आपको ये RR मिले, ये 2R मिल गया, ये मान लीजिए R/2 मिल गया, तो वो तो चेंज हो गया अपने आप ही। ठीक है, ये तीनों बराबर है तब वो केस आएगा ना। तो आपको क्या है, कंसेप्ट से चलना है, जो आपने पिछला पढ़ रखा है बस उसको अप्लाई करना आना चाहिए। सिर्फ कंसेप्ट दिमाग में रखें, कंसेप्ट समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, करना क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम से हमें पहले तो VAO निकालना, कितना आ गया, अब एक निकल गया तो दूसरा अपने आप ही निकल जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे ये कितना आ गया, R/2 अपॉन R प्लस R/2 VA प्लस अगला क्या हो जाएगा, R/2 R प्लस R/2 VB। अगला क्या हो गया, R/2 R प्लस R/2 इंटू VC। तीनों वोल्टेज आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे वाली को सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, अब देख लो। अब आगे वाले में क्या हो रहा है, आगे वाले में ये केस है कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी है VB, और इसको कितना करेंगे 0, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, बाकी सब वोल्टेज को 0 करो, एक को लेते चलो, फिर टोटल वोल्टेज निकालो। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वोल्टेज आएगी वो कितनी हो जाएगी, VBO। अब आप देखो ये और ये पैरेलल है, और यहाँ वोल्टेज फाइंड आउट करनी, ये तीनों पॉइंट एक ही तो है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ये सेम करेक्ट, ये बनेगा, ये बन जाएगा VB, और बाकी ये सेम ही चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा B। इसकी वोल्टेज क्या होगी, तो देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा B और यहाँ हो जाएगा B। ठीक है, निकालेंगे तो इस पॉइंट पर आ जाएंगे, बाकी सेम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो वापस आप पॉज करके ब्रेक में जाके लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे बोर्ड की कमी पड़ रही है तो उसको मिटा रहा हूँ मैं ना। तो कुल मिला के हमारे पास क्या हो जाएगी, ये तीनों वोल्टेज इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, किससे, अध्यारोपण थ्योरम यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम से। ठीक है, यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना कौन से पे, नॉन इन्वर्टिंग वाले केस के ऊपर। ठीक है, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है ना, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पे एडर का जो क्वेश्चन है वो सबसे बेसिक चीज़ है, वो आपके पास आ सकती है एग्जाम में। तो ये हमारे पास तीनों वोल्टेज आ गई, तो इसका मतलब आगे सोल्व कर सकते हैं इसको, तो आगे सोल्व कर लीजिए। V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये होगा R अपॉन, ये 2 इधर जाएगा 3R। ठीक है, R अपॉन 3R। ठीक है, फिर R से R कैंसिल होगा तो ये 1/3 लिख देता हूँ डायरेक्टली में, तो है ना, VA/3 प्लस VB/3 प्लस VC/3, यही वैल्यू मिलेगी, आप देख लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 1/3 VA प्लस VB प्लस VC। ये कौन सी वोल्टेज है जो मुझे यहाँ पे मिलेगी इन तीनों की वजह से। अब ये इसमें इनपुट होगी, उसकी वजह से मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आउटपुट कितना हो जाएगा, आउटपुट होगा हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग वाले केस में ये आउटपुट होगा, यानी कि इसमें जो अंदर जा रही है वोल्टेज वो वापिस ये मिल जाएगी मुझे। उसको क्या करना, 1 प्लस RF अपॉन R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होता है, उसका गेन होता है नॉन इन्वर्टिंग वाले के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया था। तो V आउटपुट इक्वल टू कितना हो जाता है, V आउटपुट इक्वल टू यहाँ से रखिए, है ना, RF और 1/3
वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, ये इसका क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा आपके। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे मान लीजिए सिर्फ इस वोल्टेज का एडिशन चाहिए, ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल वैल्यू करता हूँ कि यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ कि मेरा आर एफ जो है वो इक्वल टू है इसके। ठीक है, आर एफ क्या है, इसके इक्वल। क्यों किया मैंने, क्योंकि 1/3 है, मुझे क्या चाहिए आउटपुट में, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी चाहिए। ठीक है, तो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी चाहिए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या होना चाहिए, यहाँ से हटना चाहिए। तो ये कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है, इन दोनों पे। मेरे पास क्या है 1/3, तो अगर मान लीजिए इन इसका योग कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करता हूँ यहाँ पे आर एफ को इस तरह से चूज करता हूँ कि कितना हो जाए 2R1 के इक्वल। तो जैसे 2R1 के इक्वल होगा तो R1 से R1 कैंसिल, 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल आउट। ठीक है, जैसे आप ये वैल्यू रखोगे तो वी आउटपुट कितना हो गया 1 + 2 यानी कि 3। फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको समझाई दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो वी हो जाएगा आपके पास वी बी प्लस वी सी। तो इसका मतलब ये एक एडर की तरह, नॉन इन्वर्टिंग वाला एक एडर या फिर कह सकते हैं समिंग की तरह कैसे वर्क करेगा। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पे, जमा कराना है समझना, ठीक है, लंच के बाद में। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। ठीक है, तो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी आपके पास ये वोल्टेज आ जाएगी, और किससे आएगी, जब आप ये कंडीशन इसमें रखते हैं तो। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपके पास, नॉन इन्वर्टिंग के लिए समिंग हो गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। बस आपको मैंने पहले ही कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे मतलब कह सकते हैं कि जितनी ईजी है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, उतनी ईजी कोई चीज़ दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पिछला जो भी आपको, अगर आपने जो भी थ्योरम्स हैं सर्किट सोल्व करने के, या जो भी रूल्स हैं, चाहे वो किरचॉफ लॉ हो, ठीक है, चाहे वो ओम्स लॉ हो, और चाहे वो जो थ्योरम हमने पढ़ी हैं वो सारी हो, अगर आपने ये सुपरपोजिशन, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, ये सारी अगर आपके पास बेसिक जो क्लियर है आपका, तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम, मैंने जो भी कॉपी चेक करता हूँ उसमें भी मैंने देखा है, बाकी सारी चीज़ों में भी देखा है कि जो और नेट के एग्जाम में भी नॉन इन्वर्टिंग वाला, सॉरी इन्वर्टिंग वाला तो हर कोई कर जाता है, क्योंकि उसमें करंट की डायरेक्ट लगानी है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये चीज़ फाइंड आउट करने में। ठीक है, जो मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम से फाइंड आउट की ना, ये फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। ठीक है, चलिए मैं फिर से आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम होती है, जो मैं जो कह रहा हूँ ना कि वहाँ प्रॉब्लम होती है, उस पर आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बाकी चीज़ आप ध्यान नहीं दोगे तो भी एग्जाम में कर दोगे, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये क्या है कि आपको वहाँ दिमाग में आएगी नहीं, यार इसको सोल्व कैसे करें, ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देता है। ठीक है, अगर ये आर नॉर्मली आप जब भी कोई किताब उठा के देखेंगे ना, जो भी आप बेसिक जो बुक्स वगैरह यूज़ करेंगे, है ना, उन बुक्स के अंदर सब जगह ये आर ही लिखा होता है। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, आपको जरूरी थोड़ी आर दे, ये आपको मान लीजिए आर है, ये डबल दे दिया और ये इसका आधा दे दिया, अब निकालिए, कैसे निकालोगे, तो ये फॉर्मूला तो वहाँ फेल हो गया ना, फिर यही थोड़ी आएगा, कुछ अलग आएगा, तो अलग आएगा तो क्या आएगा, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा हो गया ये वाला केस। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सबट्रैक्टर पे। ठीक है, तो सबट्रैक्टर में मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, और यहाँ थोड़ा चेंजेस करूँगा मैं। ठीक है, कि इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अब मैं मान लीजिए वोल्टेज का सबट्रैक्ट के लिए मुझे यूज़ करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अगला टॉपिक, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन जो है वो हम कैसे करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करके। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक वोल्टेज जो है वो देंगे इन्वर्टिंग वाले पे। ठीक है, वी इन, या इसको मैं V1 और V2 से, VA और VB से दे देते हैं ना। चलिए, ये हमारे पास VA वोल्टेज है एक, और एक में दूंगा यहाँ पे वोल्टेज, ये है हमारे पास VB वोल्टेज, और यहाँ से इसमें रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास जो है इसका क्या कह सकते हैं, R प्लस R, हाँ ठीक है, हो गई वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये है सबट्रैक्टर। ठीक है, तो सबट्रैक्टर में हमें क्या करना है कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के लिए देखो, अब इस तरह का अगर केस आ जाता है, देखो अभी तक मैंने इससे पहले जितने भी केस लिए थे उसमें क्या था, हमने वोल्टेज या तो इन्वर्टिंग पे दी थी या नॉन इन्वर्टिंग पे थी। अब क्या हो रहा है, दोनों पे वोल्टेज आ रही है। ठीक है, कहाँ आ रही है, दोनों पे जो है वो वोल्टेज आ रही है। तो दोनों पे जब वोल्टेज आ रही है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, आप क्या करिए, हमेशा जो है सुपरपोजिशन थ्योरम से चलिए कि पहले एक की वजह से वोल्टेज निकालिए, फिर दूसरी की वजह से निकालिए आउटपुट, उन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं इसकी वजह से वोल्टेज आउटपुट में कितनी आएगी। ठीक है, तो आप देखिए
वी आउटपुट जो है उसको मैंने दो में तोड़ा है, वी आउटपुट ए प्लस वी आउटपुट बी, ठीक है, इन दोनों में जोड़ा है, उन दोनों को मुझे ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से कि वी आउटपुट ए, ठीक है। अब आप जोड़िए, वी आउटपुट ए करने का मतलब इसको ग्राउंड कर दीजिए, देन उसके बाद सोल्व कीजिए। जब इसको हटा देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी आपको, तो आप चलिए इन्वर्टिंग वाला ना, ये पहले चल रहा ना, तो इसका इन्वर्टिंग है तो इन्वर्टिंग चलेगा, ये तो इन्वर्टिंग चलेगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिंग के लिए होता है माइनस RF/R1, ये होता है इन्वर्टिंग के लिए गेन जो होता है, इंटू वी इन कितनी है, वी है, ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है हमारे पास कि वी आउटपुट बी निकालना है। वी आउटपुट बी में फॉर्मूला क्या लगेगा कि वी आउटपुट बी के अंदर जो है हमें क्या सोल्व करना है कि ये वाला देखना है, तो इसको किस में करना है, ग्राउंड। जब ये ग्राउंड हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा बनेगा, ये बनेगा नॉन इन्वर्टिंग वाला। तो नॉन इन्वर्टिंग में आउटपुट क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग में होता है 1 + RF/R1 होता है, ठीक है, इनटू इनपुट। इनपुट कौन सी, जो इस पॉइंट पे है, देखिए इसमें ये ध्यान रखना इस पॉइंट पे इनपुट कितनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इनपुट कितनी है, V1, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो V1 कितनी होगी, तो आप देखिए कैसे फाइंड आउट करूँगा V1 के लिए। डायग्राम क्या बनेगा, V1 का जो डायग्राम है वो ये बनेगा कि यहाँ से आप VP दे रहे हैं, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है और फिर ग्राउंड है। तो R और इस पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, ये V1 निकालनी है, ठीक है। तो V1 कितना हो जाएगा, आप देखिए V1 हो जाएगा मेरे पास कि V1 = फिर से वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, इनपुट से चलते हुए आपको देखना, तो इनपुट से ग्राउंड से चलते हुए देखना, तो ग्राउंड से चलते हुए देखिए रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R+R इंटू टोटल वोल्टेज VB। तो कितना हुआ, ये R से R कैंसिल 2, तो कितना हो गया, VB/2, कितना आया, VB/2, ठीक है, लिख दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, VB/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, आउटपुट दोनों का सम, तो माइनस वाला बाद में लिख देंगे, पहले ये लिख देते हैं 1 + RF/R1 VB/2 माइनस RF/R1, ठीक है। अब आउटपुट में क्या चाहिए, सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर का मतलब क्या है, दोनों वोल्टेज का डिफरेंस, दोनों वोल्टेज का डिफरेंस। इसका मतलब अब RF और R1 की वैल्यू क्या सेट करें, तो आपको पता है ये कितना आना चाहिए, VA, और ये कितना आना चाहिए, VB, ठीक है। तो VA कब आएगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो RF = R1 कर देते हैं। तो जैसे RF = R1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, VA, और ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V आउटपुट कितना आ गया, V आउटपुट आपको मिल जाएगा VB - VA। तो ये क्या बना हमारा, सबट्रैक्टर, ठीक है, क्या बनेगा, सबट्रैक्टर। अब देखिए क्वेश्चन बनाने के 100 तरीके हैं, एग्जामिनर के पास क्वेश्चन बनाने के 100 तरीके हैं। देखिए पहला तरीका क्या हो सकता है, आपको सिंपली यहाँ पे वोल्टेज दे देगा, मान लीजिए यहाँ 5 वोल्ट दे दी, यहाँ पे 2 वोल्ट दे दी, ठीक है, वैल्यू दे दी और आपको आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, ठीक है। पहला केस R1 R2 की कोई वैल्यू दे सकता है, ठीक है, नहीं भी दे तो भी ये इस तरह से रख सकता है ना। फिर दूसरा, ये क्वेश्चन हो गया डायरेक्टली। तीसरा बोल देगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकता है, इसका उल्टा कर देगा कि आउटपुट में मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए RF और R1 पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, R1 RF पे क्या कंडीशन होता है, 1/3 आ रहा था डिवाइड में, तो 1/3 आ रहा था डिवाइड में, तो उसको वैसे सोल्व करना पड़ा, ठीक है। 4 वोल्टेज होती मान लो वहाँ पे VA VB VC और VD, तो इसका मतलब क्या है, 1/4 आता डिवाइड में, तो 1/4 आता, तो RF की वैल्यू कितनी रखनी पड़ती है ना, RF की वैल्यू 3R1 रखनी पड़ती। तो वो उसको डिपेंड करना है, अब देखना है सोल्यूशन करके, मेनली यहाँ तक पहुँचना है। इसके बाद आप जब पहुँच जाओगे तो आराम से पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू हमें रखनी है, जिससे हमारा ये इक्वेशन जो है वो सोल्व हो जाएगी, ठीक है। कोई समस्या है, ठीक है, आगे समझ में। तो ये हमारा क्या है, सबट्रैक्टर, यानी कि दोनों पे अगर वोल्टेज देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में सबट्रैक्टर मिलेगा। और पता ही है, क्योंकि देखो इधर से वोल्टेज जा रही है, आउटपुट में नेगेटिव दे रहा है, इधर वाली वोल्टेज जब जा रही है तो आउटपुट में क्या दे रही है, पॉजिटिव में दे रही है वैल्यू। तो दोनों को जोड़ोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या मिलेगा, सबट्रैक्टर हो गया, आपस में क्या होगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, इंटीग्रेटर पे, ठीक है। एडर हो गया, अब आता है इंटीग्रेटर। देखिए एडर 2 तरह के थे, बाकी सब लोग जो है और सबट्रैक्टर वगैरह वो सिंपली हमारे ये इसी तरह के चलेंगे। मान लीजिए 2 वोल्टेज देते हैं आपको। अब क्वेश्चन में क्या है,
इन्वर्टिंग पे 2 वोल्टेज वी ए वी दे दी और इस पे वी सी और वी डी दे दी, तो क्या होगा, तो आपको क्या देखना, वी ए वी बी किस पे गई, इन्वर्टिंग पे तो माइनस में हो जाएगी, और वी सी और वी डी किस पे जाएगी, नॉन इन्वर्टिंग पे तो प्लस में आ जाएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर लेंगे। तो वो आपके पास अलग अलग सिचुएशन बनाई जा सकती है, लेकिन मैंने नॉर्मली देखा कि इससे ज़्यादा आपके आगे जाएंगे नहीं। ठीक है, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर है वो डायरेक्टली पूछ जाएंगे, उसका आपको आउटपुट क्या होगा वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा न्यूमेरिकल पे नहीं जाएंगे ना, एक वेव फॉर्म का जरूर मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी न्यूमेरिकल पे हमें जाना नहीं है। हालांकि उससे फिर आपको प्रैक्टिकल एम्पलीफायर कैसा होगा, उसमें हम वो चीज़ें यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, वो सब नेट की बातें हैं। तो मैं सिर्फ आउटपुट वोल्टेज के बारे में बताऊँगा आपको, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के बारे में। ठीक है, चलिए, तो अगला है हमारा इसके अंदर इंटीग्रेटर, यानी कि समाकलित्र। हिंदी में कहेंगे तो क्या होगा, समाकलित्र। ठीक है, जो समाकलन करता है ना। तो जो हम जो इसमें कैलकुलेटर वगैरह कंप्यूटर में जो चीज़ें यूज करते हैं नॉर्मली, अब तो हम क्योंकि उसमें चले गए, लेकिन उनका बेसिक क्या है, बेसिक यही है हमारे पास, ऑपरेशन एम्पलीफायर। ठीक है, चलिए, तो इंटीग्रेटर कैसा होगा, तो आप इसको यूज करते हैं कि माइनस प्लस ये आपका आउटपुट। ठीक है, सॉरी माइनस प्लस, यहाँ से जो है इनपुट रेजिस्टेंस प्लस माइनस रेजिस्टेंस R1। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटर में कि जो हम फीडबैक करेंगे वो किससे करेंगे, कैपेसिटर से। ठीक है, किससे करेंगे फीडबैक, कैपेसिटर से। अगर हम फीडबैक करते हैं तो वो क्या होगा, हमारा इंटीग्रेटर होगा, तो ये होगा C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे वोल्टेज हम दे रहे हैं, कौन सी दे रहे हैं, वी इन, जो भी हमारी वोल्टेज होगी इसको हम ग्राउंड कर देंगे। ये जो है हमारा, ये ऑलवेज किस पे रहेगा, ग्राउंड पे, तो ये V1 है, और यहाँ वोल्टेज कितनी है, V2, जो हम नॉर्मली फाइंड आउट करते हैं। और ये कितनी होती है, क्योंकि इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड, तो कितने पे होती है, V2 ऑलवेज 0 पे होती है। V1 जो हम अलग अलग कंडीशन पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटर के केस के अंदर क्या है, यहाँ कोई वोल्टेज हम नहीं देते नॉन इन्वर्टिंग वाले पे। ठीक है, तो वोल्टेज किस पे जाती है, इन्वर्टिंग वाले पे जाती है इनपुट। अब ये क्या करेगा, आउटपुट में आपको जो इनपुट वोल्टेज है उसका इंटीग्रेशन देगा। क्या देगा, उसका इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन में वैल्यू देगा। कैसे देगा उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से जो करंट जा रही है वो कौन सी होगी, I1, और यहाँ हम करंट मान रहे हो कौन सी है, IF। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि I1 जो है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, IF के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो I1 क्या होगी, तो यहाँ से देखिए आप कि V इन माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, R1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए IF क्या हो रहा है, क्योंकि 0 से इधर जा रही है, तो इसका मतलब क्या आएगा, नेगेटिव साइन के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए क्या बनेगा, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर रही है, तो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या, सॉरी कैपेसिटर में जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या होगी, वो होगी dq अपॉन dt। क्या होगी, dq अपॉन dt। अब उसमें आवेश कितना होगा, यानी कि चार्ज कितना होगा, तो इसमें q कितना हो जाएगा, तो q इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस CF। Q क्या होता है, Q इक्वल टू CV, तो Q इक्वल टू CV देखा, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि देखिए आपके पास आउटपुट जो वोल्टेज है, करंट किधर फ्लो करवा रहे हैं, इधर, जबकि होगी किधर, इसके अपोजिट। क्यों होगी, क्योंकि ये वोल्टेज हाई है, ये कितना 0 पे, तो इधर करंट फ्लो की हमने मानी किधर है, इधर, तो इसलिए क्या आया, नेगेटिव साइन आया वहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ वैल्यू ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सोल्व कर देता हूँ आगे में, चलो यही जगह पड़ी अभी। तो अच्छा, यहाँ पे V2 कितना है, इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड, तो कितना है 0 पे, तो इसका मतलब मेरे पास V इन अपॉन R1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस D ओवर dt, माइनस तो बात लीजिए, तो CF V आउटपुट। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, V आउटपुट। तो V आउटपुट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल करेंगे इस तरफ ले जाके, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो V आउटपुट इज इक्वल टू आ गया माइनस। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, R1 भी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 CF इंटीग्रल V इनपुट dt। अब आप देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उधर V आउटपुट, इधर क्या मिलेगा आपको, V आउटपुट, माइनस साइन उधर चला जाएगा, CF इसके डिवाइड में आएगा, तो 1 अपॉन ये मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ मेरे पास आउटपुट। तो आउटपुट में क्या हो रहा है, आउटपुट में आपके पास क्या हो रहा है, इंटीग्रल हो रहा है, यानी कि समाकलन हो रहा है, तो ये आपके पास आउटपुट होगा। तो इस तरह का जो फॉर्मूला अगर आपको ये गिवन है एग्जाम में और आपको आउटपुट पूछे तो आउटपुट क्या होगा आपका, ये वाला जो है उसका इन आउटपुट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिर क्या उसके साथ में क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, लिमिट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, प्लस में एक कांस्टेंट C भी लगा सकते हैं, हो सकता है कोई कांस्टेंट हो। ठीक है, बाद में उसकी जो इनिशियल कंडीशन होती है उससे हम कांस्टेंट को फाइंड आउट
करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो है आपके पास ये मिलेगी क्या, इसके आउटपुट की वैल्यू। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। आउटपुट क्या कर रहा है, आउटपुट में आपको जो इनपुट पे वोल्टेज दे रहे हैं उसका क्या मिल रहा है, इंटीग्रल मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए इस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को, तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि आपका कंसेप्ट उसको चेक करना है। तो जिसको ये कंसेप्ट क्लियर है वो आराम से उसको कर जाएगा। आपको मैक्सिमम जो है वैल्यू देगा कौन सी, वेव फॉर्म। ठीक है, ये अगर मान लीजिए इनपुट के अंदर आपको क्वेश्चन में दिया है ये इस तरह की कोई वोल्टेज दे दी, ठीक है, ये आपको कोई वोल्टेज दे दी वी इनपुट, और टाइम के रेस्पेक्ट में इस तरह से, है ना, और आपको पूछ लिया कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, क्या पूछ लिया कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली आउटपुट क्या हो जाएगी, वेव फॉर्म है ना, वेव फॉर्म में वापस आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आउटपुट क्या होगी, ये टी के रेस्पेक्ट में। अब आप इसको देखिए, v जो है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ये क्या आ रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है मुझे बताओ आप भाई, मैथमेटिक्स में कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रल। तो सपोज कर लीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में वैल्यू आपने को एक कांस्टेंट दे दिया, ये वैल्यू मान लीजिए कितनी है, ए है कोई वैल्यू इसकी वोल्टेज की, वी की वैल्यू क्या है, कोई ए कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट का आप इंटीग्रल करोगे ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपके क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, विद नेगेटिव साइन, आउटपुट वोल्टेज में क्या होगा, विद नेगेटिव साइन। अब इसका इंटीग्रल कर दोगे तो इंटीग्रल क्या मिल जाएगा, डी टी, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, 1 इक्वल में ये कांस्टेंट ए रहेगा बार, और ये कितना मिल जाएगा टी। ये पूरा मिला के क्या मिल गया, एक नया कांस्टेंट मिल गया मुझे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ मुझे आउटपुट का बनाना, तो ग्राफ क्या बनेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में लीनियर चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या हो रहा है, लीनियर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, पहली बात तो नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब किधर चलेगा, नेगेटिव में चलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या, ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इनपुट क्या था ये, तो आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करनी है आपको, दिमाग यूज़ करके सोल्व करना है ना, इसमें कोई ज़्यादा मशक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो इनपुट कैसा था, इस तरह का, तो आउटपुट क्या मिल गया हमें, इस तरह का आउटपुट मिल गया। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, मान लीजिए इनपुट में आपको इस तरह की वैल्यू दे दी, स्क्वायर वोल्टेज है वो मिल जाता आपको इनपुट। ठीक है, अब स्क्वायर वोल्टेज मिल गया तो क्या होगा, अब आप, मैं बार बार इसको सोल्व नहीं करूंगा ना। अब आप देखिए यहाँ क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, जब आपके पास यहाँ कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव कांस्टेंट है तो उधर क्या आएगा, नेगेटिव में चेंज होगा। ठीक है, तो आप इसको नेगेटिव में चेंज करिए। ठीक है, इस टाइम तक ये T1 T2 और T3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे T1 T2 और T3। तो T1 तक क्या होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव में रहेगी ना। तो T1 तक वैल्यू किस में चली गई, इसकी नेगेटिव में, तो मैं इसको T1 तक कर देता हूँ नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा T1 है। उसके बाद T1 के बाद एकदम से किस में चली गई, नेगेटिव में ना। तो जैसे ही ये पॉजिटिव वैल्यू थी, ये T1 के बाद एकदम से नेगेटिव में चली गई, तो उधर क्या होगा, एकदम से फिर चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा कि वो वैल्यू किस में जाएगी, T1 के बाद पॉजिटिव में जाएगी। ठीक है, किस में जाएगी, पॉजिटिव में। तो जैसे ही T1 के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव में चली जाएगी यहाँ पे, और T2 तक क्या होगा, चेंजेस होगा। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी, अच्छा ये 0 से था ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इसकी, चेंज होगी। कहाँ से चेंज होगी, जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के बाद क्या होगा, ये वोल्टेज नेगेटिव थी, तो नेगेटिव से अब क्या होगी, वोल्टेज आपको पॉजिटिव की तरफ मिलेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव की तरफ मिलेगी तो क्या होगा, ये इस तरह से आपके पास वैल्यू T1 से T2 नेगेटिव चल रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास T2, ये यहाँ T2 है, तो ये इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगी, है ना। बड़ा बना के छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये T2 पे चला गया। T2 के बाद फिर क्या होगा, पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, T3 तक, तो T3 तक ये क्या चला गया, पॉजिटिव चला गया। तो इसका मतलब ये कैसी बन गई, देखिए आप किस तरह की वेव बन रही है आपके पास, ये जो वेव बन रही है वो बन रही है ट्राइंगुलर वेव। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास स्क्वायर वेव थी उसको हमें किस में करना है, स्क्वायर वेव को अगर ट्राइंगुलर वेव में कन्वर्ट करना तो किसका यूज़ करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है, बड़ी सिंपल सी है, कोई समस्या इसमें होगी नहीं। तो कैसे बन जाएगी हमारे पास, ट्राइंगुलर वेव इसकी बन जाएगी। ठीक है, आगे इंटीग्रेटर। अब आते हैं दूसरे, इसके आगे वाले केस में, वो है डिफरेंशिएटर। तो इसको तो रखना ही है मुझे।
अगला इंटीग्रेटर के बाद नेक्स्ट होगा हमारे पास डिफरेंशिएटर। ठीक है, अब डिफरेंशिएटर वाले केस में क्या होगा, तो जस्ट इंटीग्रल का क्या करना उल्टा, इंटीग्रेटर जो है उसका उल्टा। इंटीग्रेटर में क्या हो रहा था, हम जो फीडबैक कर रहे थे वो फीडबैक किससे कर रहे थे, फीडबैक हम कर रहे थे कैपेसिटर से। ठीक है, अब क्या कर देना, कैपेसिटर से फीडबैक की बजाय फीडबैक रेजिस्टेंस से होगा और इनपुट कैपेसिटर पे जाएगा। ठीक है, ये हमें चेंजेस करना। अगला है हमारे पास डिफरेंशिएटर। ठीक है, तो डिफरेंशिएटर जो है, उस डिफरेंशिएटर में हमें क्या करना है कि एक तो इनपुट जो है वो जाएगा किस पे, कैपेसिटर पे। तो ये हमने कैपेसिटर लगा दिया C1, और यहाँ जो है आपके पास रेजिस्टेंस ही रहेगा RF। ठीक है, और आउटपुट में जो है वोल्टेज आपको V आउटपुट मिलनी है, और ये वापस उसी पे रहेंगे। तो ये हमारे पास केस हो गया किसका, ये हो गया डिफरेंशिएटर का केस। ठीक है, फिर से सोल्व करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये I1 करंट यहाँ फ्लो होगी और यहाँ फ्लो होगी कौन सी, IF फ्लो होगी। ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगी, तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में यही कर देता हूँ। I1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, IF है, क्योंकि ये क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में I1 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, dQ/dt, और ये कितना हो जाएगा, V2 माइनस V आउटपुट अपॉन RF। ठीक है, फिर से आगे सोल्व कर लेंगे इसको, तो ये किसके बराबर होगा, dQ। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 Vin। ठीक है, C1 Vin। अब माइनस साइन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, तो हाई से लो जा रहा है तो करंट क्या है, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ माइनस अपने आप हुई, इसको जीरो करेंगे, V2 कितने पे होगा, 0 पे। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी d/dt C1 Vin इक्वल टू माइनस V0/RF। मुझे क्या चाहिए, V0 चाहिए। V0 यानी कि V आउटपुट इक्वल टू कितना हो जाएगा, RF को आप इस तरफ भेज दीजिए। ठीक है, तो माइनस C1 RF d/dt Vin। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो यहाँ क्या मिल रही है मुझे, देखिए आप लोग, आउटपुट वोल्टेज जो है, बाहर वाला तो कांस्टेंट है, इनपुट की क्या हो रही है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट की हो रही है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनपुट का जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो किसके बराबर हो रहा है, वो हो रहा है आउटपुट के इक्वल हो रहा है आपके। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया डिफरेंशिएटर। ठीक है, डिफरेंशिएटर क्यों, क्योंकि इनपुट का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर, और आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रही है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, ये अगर डायग्राम अगर एग्जाम में देते हैं तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, कि जैसे हमने इंटीग्रल का किया वैसे डिफरेंशिएशन का देख लीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन में क्या होगा, तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए आपके पास ट्राइंगुलर वेव फॉर्म है, कौन सी है, ट्राइंगुलर वेव फॉर्म। अगर आप इनपुट में ट्राइंगुलर वेव फॉर्म देते हैं, तो ट्राइंगुलर वेव फॉर्म का मतलब क्या है, जो फंक्शन है वो किस में हो रहा है, भाई फंक्शन जो है आपका वो किस में है, लीनियर फॉर्म में, t⁻1 में। t⁻1 में फंक्शन है, तो t⁻1 का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट। तो आपको क्या मिलेगी, ये कांस्टेंट आपको इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पता ही है, जिसका इंटीग्रल करते हैं उसी क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन करो तो वापस वही फॉर्मूला आपको मिल जाता है। ठीक है, इंटीग्रल में क्या हो रहा था, इसका इंटीग्रेशन ये हो रहा था, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम वैल्यू, अच्छा मान लीजिए आपको स्क्वायर वेव दे दें, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर आपको एक स्टेप आगे ले जाके हार्ड क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है ना, तो क्या किया, आपको स्क्वायर वेव दे दिया और इसको डिफरेंशिएशन करना, मान लीजिए ये क्या आपकी इनपुट है और आउटपुट पूछा डिफरेंशिएटर में। ठीक है, तो इसका आउटपुट कैसे होता है, इसका जो आउटपुट होता है वो होता है कि स्पाइक। ठीक है, क्या होता है, अच्छा ये भी नेगेटिव है, स्पाइक भी किस में होगा, पॉजिटिव का तो नेगेटिव में, नेगेटिव का पॉजिटिव में, क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपली स्पाइक। ये आइडियल केस है, कौन सा केस है, आइडियल केस है, कि जब आप किसी एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या मिलता है, स्पाइक मिलता है। ठीक है, डेल्टा फंक्शन जिसे बोलते हैं ना, डिराक डेल्टा वगैरह पढ़े ना आपने, तो डेल्टा फंक्शन जो होता है वो डिराक डेल्टा फंक्शन मिलता है आपको इस पर। ठीक है, सिर्फ उसी एक पॉइंट पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, हाई वैल्यू मिलेगी, बाकी सारे पे क्या मिलेगी, जीरो वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास टोटल मिला के ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो भी बेसिक था, जो आपके
फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमने देख लिया। हालांकि वीडियो छोटा बना है आज अपना, ठीक है, क्योंकि हमने मैक्सिमम पोर्शन जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है वो पहले कर लिया था, ठीक है। तो 30-35 मिनट का वीडियो बनाया, तो 30-35 मिनट के वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें थी, लेकिन ये 30-35 मिनट का वीडियो जो है वो आपके एक क्वेश्चन 100% देके जाएगा, ठीक है। अगर एक वीडियो एक क्वेश्चन देके जा रहा है तो आप देख लीजिए 120 क्वेश्चन आपके 120 वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है मेन वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब बचती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नेक्स्ट जो वीडियो होंगे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम 2 वीडियो में मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो खत्म कर दूंगा, जिसके अंदर हम एमएससी का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, उसके बाद के अंदर गेट के बाद यूनिवर्सल गेट के बाद में जो है सीक्वेंशियल लॉजिक गेट में चलेंगे, जिसके अंदर आप लोग एसआर, जेके और डी और टी टाइप फ्लिप फ्लॉप वो पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप के आगे जो है यानी कि रजिस्टर जो है वो हम लोग नहीं पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि वहाँ तक अपने को जाना ही नहीं है। रजिस्टर हुआ, मल्टीप्लेक्सर हुआ, ये सब चीज़ें जो है वो आपके नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा है, के मैप वगैरह है, उससे सोल्यूशन करना, तो वो थोड़ा नेट के लेवल पे क्वेश्चन हो जाते हैं, उस तक आपको क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछा जाता। कुछ क्वेश्चन जो नेट के लेवल में ईजी पढ़ते हैं वो कौन से, वो मैं आपको यहाँ पे वैसे भी करवा रहा हूँ, ठीक है। वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन है तो ये मैं आपको वैसे भी यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आपको बस और बस मेरे वीडियो से चिपके रहना है, मतलब कि इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। मैं क्वेश्चन कम करा रहा हूँ, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। टॉपिक जो है इससे बाहर आपको नहीं जाना। इस हद से बाहर अगर जाओगे तो क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे आपको और ज़्यादा परेशान भी होगे, क्योंकि अब जो है इसके बाद अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो फिर वो हार्ड प्रॉब्लम आती है ना, तो वहाँ से अपने को जाना भी नहीं, ठीक है। बैंड गैप अब हम पूछ लिया, बैंड गैप कितना होगा, ठीक है, वो पूछ लिया तो वो आपको नहीं पूछेंगे। हायर लोअर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पूछ लेंगे, वो आपको नहीं देखनी है, ठीक है। बहुत सारा सोल्यूशन कर सकते हैं अभी इसके अंदर, डिफरेंशिएटर और इंटीग्रल के अंदर, पर वो नेट का है, तो जब मैं आपको नेट के वीडियो पढ़ाऊंगा तो वो आपको करवा दूंगा। इसके अलावा आपको इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा। एडर जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा है कि अभी तक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो क्वेश्चन आते हैं वो एडर से जब पूछ जाते हैं ना। अभी डिफरेंशिएटर के यहाँ तक नहीं पूछे, लेकिन अगर पूछते हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखें। बाकी आप सिंपल मैथमेटिक्स अपना दिमाग खुला रख के सोल्व कर ही सकते हैं वेव फॉर्म को, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ऐसे ही आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो मुझे शेयर करते रहे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवाता रहूँगा। और उसके साथ साथ जो है जो भी आपके साथ, चाहे वो मास्टर डिग्री में पढ़ रहे हों, देखो अभी मैंने जो आज पढ़ाया था वो जैसे इससे पहले वाला जब हम गए थे डिफरेंशिएटर से पहले एडर में थे, है ना, तो नॉन इन्वर्टिंग वाले में, तो वहाँ जो सेकंड वाला है ना V1 जहाँ फाइंड आउट करते हैं, उसमें कंसेप्ट था कैसे सोल्व करना है। तो जो लोग एमएससी कर रहे हैं अभी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे जब सॉल्यूशन करते हैं तो एग्जाम में आपके आता है एडर वाला, ठीक है। तो आप कैसे सोल्व करोगे, आप उसको, मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है मेरी क्लास में इस वाले एडर वाले में जो थे ना, हम 40 बच्चे थे, उसमें से करीब 39 बच्चों ने जो है उसको रट के ही गए हैं, ठीक है। उस टाइम तक मेरे को भी इतना थोड़ा सा नहीं था, क्योंकि मैं भी उसको सोल्व करता रहता था, लेकिन लास्ट तक जाके उस दिन जिस दिन ये हुआ उस दिन मुझसे भी नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ऐसी समस्या इसलिए आती है क्योंकि हम लोग जो है वो इसमें सॉल्यूशन करने में क्वेश्चंस के वो थोड़ा सा लेजीपन दिखाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ के तो थ्योरेटिकल करते हैं, और एग्जाम में भी क्या आता है हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम एक दो चीज़ें अगर डिफिकल्ट आती है उसको याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन याद नहीं करना है। हर फिजिक्स की यही सबसे खूबसूरती है कि आपको याद नहीं करना होता, सिर्फ आपको समझना होता है। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है, समझा हुआ है, तो आप क्वेश्चन को कर जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।